विश्वेशं माधवं धुन्धिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्। उत्तिष्ठ काशी भगवान् प्रभु विश्वनाथो गङ्गोर्मिसङ्गति शुभैः परिभूषितोऽब्जैः श्रीढुण्ढि भैरवमुखैः सहितान्नपूर्णा माता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम्। ये स्यादवाद महाविद्यालय में स्थित सुपार्श्वनाथ का जिनालय है। यहाँ हमें रहकर करीब 7 वर्ष रहकर के पढ़ने का सौभाग्य मिला है। स्यादवाद महाविद्यालय नीचे है। ये सुपार्श्वनाथ जिनालय में हम रोज पूजन भक्ति आराधना करते थे। कभी कभी बैठ करके हम घंटों यहाँ ध्यान लगाते थे भगवान का। मुझे याद है बचपन में जब यहाँ छात्रावस्था में पढ़ते थे, और कभी कभी यहीं जब गर्मी के दिन थे तो यहीं बैठ कर के हम लोग बहुत अच्छा अध्ययन करते थे। घंटों से यहीं बैठ कर के अपने परीक्षा की तैयारी करते थे। सुपार्श्वनाथ भगवान की ऐसी कृपा रही और ऐसा उनकी भक्ति का प्रसाद रहा है कि यहाँ पर जो भी मन में इच्छा करते हैं सब ऐसे पूरा होता है। और मुझे मालूम नहीं, अंदर से विश्वास है कि जब हम यहाँ ध्यान करते थे, भगवान की उपासना करते थे और ये कहते थे कि हे भगवान हमें अपनी जैन धर्म की सेवा करने का अवसर मिले, और वही उसी का प्रभाव है, उसी भावना का, उसी प्रार्थना का कि हमें बनारस जैसे शहर में भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मभूमि के पास ही रहने का भी सौभाग्य मिल रहा है और भगवान के दर्शन निरंतर मिलते रहते हैं और जीवन में भी भगवान के निरंतर दर्शन करते रहे, मिलते रहे और उनके जैन धर्म की भावना और सेवा जो भी बन सके जिनवाणी की सेवा वो मिलता रहे, बस यही हमारी भावना है। ये गंगा के तट पर स्थित भगवान श्री सुपार्श्वनाथ की जन्मभूमि है। ये मंदिर है इतना विशाल। देखिए भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म यहीं पर हुआ था और इसी मंदिर के नीचे श्री स्यादवाद महाविद्यालय है, जहाँ पढ़ कर के हम लोग और मालूम नहीं कितनी पीढ़ियों से 100 साल से भी आगे से यहाँ से अनेकों विद्वान ने पढ़ कर के तैयार हुए, जैन धर्म की सेवा कर रहे हैं, जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं। पंडित कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, सिद्धांत शास्त्री, जगमोहन लाल जी, पंडित मक्खन लाल जी, न्यायाचार्य माणिक चंद जी कोंदे आदि और गणेश प्रसाद जी बरनी ने इसकी स्थापना की थी। वो स्वयं पहले इसके विद्यार्थी बने और उन्होंने यहाँ पढ़ कर के और पूरे जैन धर्म की बड़ी प्रभावना की। ये हॉस्टल है, यहाँ पर हम लोग, ये छात्रावास है स्यादवाद महाविद्यालय का। यहीं सभी छात्र रह कर के और नीचे पढ़कर, नीचे विद्यालय में जो हॉल है, कमरे हैं, उन कक्षाएँ हैं, उनमें पढ़ते थे। यहाँ पर पंडित कैलाश चंद जी, सिद्धांत शास्त्री, भोलानाथ जी पांडे, पंडित दिवाकर जोशी शास्त्री, गोविंद नरहरि बेजापुरकर आदि विद्वानों ने हम लोगों को विद्याध्ययन कराया। बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन लोगों से हम लोगों ने साहित्याचार्य, जैन दर्शनाचार्य
और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया उनसे। ये हमारे लिए सबसे पवित्र और सबसे हमारी कर्म भूमि है। यहाँ से ही हम लोगों ने विद्यार्जन किया और यहीं से हम जैसे अनेक सैकड़ों हजारों विद्वानों ने पढ़ करके अपना उच्च जीवन बनाया, जैन धर्म की प्रभावना की और बड़े आज अच्छा जीवन सभी लोग जी रहे हैं। ये स्यादबाद महाविद्यालय की हॉस्टल है जिसे जैन छात्रावास कहते हैं। इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। पहले नीचे था, बाद में ऊपर के कमरे बने और ये स्यादबाद महाविद्यालय के जितने यहाँ पढ़ते थे जैन छात्र वो सब इसी हॉस्टल में रहते थे। यहीं रह करके अध्ययन करते थे और दूसरे विद्यालयों में भी पढ़ते थे जा करके। और यहीं व्यायामशाला थी, यहीं खूब काफ़ी व्यायाम करने के साधन भी थे। तो सब खूब लड़के खूब मालिश करके छात्र लोग व्यायाम भी करते थे। ये भोजनशाला है। यही स्यादबाद महाविद्यालय का छात्रावास है, ऊपरी हिस्सा है छात्रावास का। और इस सामने मंदिर है, सभी लोग जहाँ पूजन पाठ करते हैं। और ऐसे ही पवित्र गंगा के तट पर जब स्यादबाद महाविद्यालय में हम लोग पढ़ते थे कितना आनंद आता था। ऐसा जीवन में कहीं मौका नहीं मिल सकता, ना अवसर, ना ऐसा स्थान जो इतना पवित्र स्थान है। और यही कारण है कि ऐसा लगता था जैसे ज्ञान गंगा बह रही हो। और ये ज्ञान गंगा में नहा करके अनेकों विद्वान इस स्यादबाद महाविद्यालय में पढ़ करके बड़े बड़े विद्वान बन गए और अपने अपने आज देश में विदेश में इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके लिए लाखों वर्ष हुए। हाँ, ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। वो जो है तो 23वें तीर्थंकर महावीर वो पार्श्वनाथ, उन्होंने प्रगान किया, उन्होंने अपने हाथ भोजन किया वहीं पर और फिर चले जाते। जो रोचन स्वरूप कभी साधना देखो तो उसी पत्थर के आगे अग्रभाग को काट करके वो 57 फुट की मूर्ति बनाई गई। उसी में मतलब वो पूरी खड़ी की। प्रोफेसर फूलचंद जैन जी के साथ रहते हुए मुझे 25-30 वर्ष हो रहे हैं। इतने दिनों में जो कुछ मैंने उनके संबंध में जाना और समझा, उसके अनुसार इस विभाग के अध्यक्ष के रूप में वो रहते हुए श्री जैन साहब ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है और अनेक छात्र उनसे पढ़कर अनेक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अवस्थित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जैन साहब का विद्या प्रेम तो इसी से स्पष्ट होता है कि उनको अनेक प्रकार के पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने अपनी लेखनी से अनेक जैन दर्शन के संबंध में पुस्तकें लिखी हैं और प्रकाशित की हैं। साथ ही अनेक गोष्ठियों के लिए अनेक निबंध उन्होंने लिखा है, जिन सब का वर्णन करना तो कठिन होगा। फिर भी उनकी साधना, विद्या साधना अत्यंत प्रबल रही है और एक निष्ठावान व्यक्तित्व के वो धनी है। वो हमेशा अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहते हैं और जितना हो सकता है उतना इस अवस्था में आते आते उन्होंने किया है। जैन साहब की लेखनी हमेशा कुछ न कुछ चलती रहती है। उन्होंने अनेकों पुस्तकों का प्रकाशन किया है, संपादन किया है और नई नए विचारों को उसमें जोड़ा है। उसमें जैन दर्शन के महान विचारक
और विद्वान हमारे जैन साहब हैं, जिनसे यह आशा हम लोग रखते हैं कि जैन विद्या के विकास में और सक्रिय सहयोग देते रहेंगे। जैन साहब के मधुर स्वभाव और प्रेम भाव देखकर हम लोग अवश्य एक जगह बैठकर विचार विमर्श भी करते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत मृदु है और व्यवहार में बिल्कुल निपुणता है। मैं समझता हूँ कि जैन साहब दीर्घायु हो, जिससे जैन दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर सकें। और जहाँ तक डॉक्टर जैन के स्वभाव का प्रश्न है, वो अत्यंत मृदु, हंसमुख और कभी भी बुरा नहीं मानते किसी भी चीज़ का। मैं उनसे बहुत मजाक करता रहता हूँ और वो हमेशा हंसते रहते हैं, कभी उस बात का बुरा नहीं मानते। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो इतने मिलनसार हों, इतने सहृदय हों जितने डॉक्टर जैन हैं। और जहाँ तक उनकी विद्या का प्रश्न है, उसमें तो कहना ही क्या है, वो अपने विषय के प्रकांड पंडित हैं। हमारे यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटियों में, जैन दर्शन विभाग में, बौद्ध दर्शन विभाग में हमेशा गोष्ठियाँ होती रहती हैं, विद्वत गोष्ठियाँ होती हैं। महावीर जयंती के समय, बुद्ध जयंती के समय सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, तो हमेशा उसमें भाग लेते हैं। और जिस विषय का प्रतिपादन वो करते हैं, वो बड़े गहराई से और बड़े विचारपूर्ण ढंग से अपनी बात को उपस्थित करते हैं। तो उनका अध्ययन, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, उनके कई निबंध भी छपे हैं, उनका मैंने अध्ययन किया है, देखा है। वो अपने विषय के बहुत अच्छे सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले प्रकांड पंडित हैं। उनके साथ भी है, उनके बच्चों के साथ भी है। एक बार बुद्ध जयंती हो रही थी, तो वो अहिंसा छोटी सी थी, बैठी हुई थी और अहिंसा के ऊपर भाषण हो रहा था। तो विद्वान लोग जो भाषण करते थे, वो कहते थे कि आज दुनिया में हिंसा का बोलबाला है, जहाँ देखो वहाँ मार काट और हिंसा होती रहती है, अहिंसा तो कहीं दिखाई नहीं देती। तो अहिंसा कहती है बाद में कि मम्मी मैं तो वहीं बैठी थी और लोग कहते थे कि अहिंसा दिखाई नहीं देती, और मैं सामने ही बैठी हुई थी, कोई देख ही नहीं रहा था मेरे को। तो इसकी बड़ी मजाक हम लोग लेते रहे बहुत दिन तक। जब भी वो अहिंसा मिलती है तब मैं उससे मजाक करता हूँ, तो हम उसके साथ हंसता हूँ। इतने दिनों तक उनके साथ में रहने से उनके व्यक्तित्व का मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा, तो मुझे उसका ये प्रभाव पड़ा कि डॉक्टर फूलचंद जैन हमेशा सत्य, ईमानदारी और न्याय का ही पक्ष ग्रहण करते हैं। काशी में इस विद्या के प्रति उनका अतीव महत्व रहा है। वे काशी में होने वाली समस्त गोष्ठियों और अन्य विचारधारात्मक सम्मेलनों में सहर्ष भाग लिया करते थे और उनकी ख्यात दिग दिगंत सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र परिव्याप्त थी। और वास्तव में एक प्राध्यापक के रूप में विद्यार्थी और उनके मित्रगण उनके पांडित्य, गरिमा, महिमा और उनके विचारों से पूर्ण रूप में अवगत रहे हैं। सन 70 में मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक पद पर नियुक्त हो गया था। उसके पश्चात फूलचंद जी की भी नियुक्ति संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई। सतत अध्ययन में संलग्न रहते हैं। ख्याति से दूर ही रहते हैं, किंतु पुष्प की गंध तो फैलती ही है। जैसा कि उनका नाम है फूलचंद्र, तो फूल का मतलब है पुष्प, सुगंधी बिखेरता रहता है। और चंद्र का मतलब है शीतल किरणें, शीतल किरणों से परिपूर्ण चंद्र रहता है। तो उनका नाम यथार्थ रूप में उनके व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। मैं आशा करता हूँ कि उनका भविष्य निरंतर सुवासित और सुगंधित रहेगा
इसी प्रकार अपने लेखों और पुस्तकों के द्वारा सरस्वती भंडार को बढ़ते रहें, पूर्ण करते रहें और शतायुष्य को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। डॉक्टर फूलचंद जैनी जी को मैं लाडनू में जब ये थे तब से 1972 से अर्थात पिछले 35 वर्षों से जानता हूँ। जब ये लाडनू में थे तो हम महीनों महीनों तक घंटों घंटों साथ साथ रहकर शास्त्र चर्चा करते थे। जैन विद्या के संबंध में ही हमारी चर्चाएं होती और तब मैंने ये पाया मूलाचार पर ये काम कर चुके थे या कर रहे थे ये तो मुझे स्मरण नहीं, लेकिन इतना स्मरण है कि ये जैन आचार के संबंध में खोज करते समय केवल एक औपचारिकता नहीं निभा रहे थे, अपितु जैन आचार की आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप एक अद्भुत घटना घटी। जो घटना प्राच्य विद्या के और जैन विद्या के भी विद्वानों के साथ विरल ही है कि घटित होती हो। प्राच्य विद्या के विद्वान में देखता हूं, प्रथम तो अपनी संतान को प्राच्य विद्या में डालते ही नहीं, डालते भी हैं तो अपनी कन्या को तो भले डाल देंगे, पुत्र को नहीं डालेंगे। इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अनेकांत को प्राच्य विद्या के अंतर्गत जैन विद्या में डाला। ये इस बात का एक बड़ा सुदृढ़ प्रमाण है कि जैन विद्या के मर्म का इन्होंने स्पर्श किया, उसके महत्व को पहचाना। ये केवल शब्द से कहने की बात नहीं है। अगर शब्द से ही कहने की बात होती तो ये कहते रहते मन से कि जैन विद्या बड़ी उत्तम है, पर अपने पुत्र को जो बहुत विपन्न है, हर विद्या के क्षेत्र में जाकर वो चमक सकता था। ऐसा नहीं था कि दूसरे विद्या के क्षेत्रों में जाने के वो योग्य ना हो। इसके बावजूद इन्होंने उसे जैन विद्या में इस तरह से डाला, उसने प्राकृत में एमए किया, जैन दर्शन में एमए किया, जैन दर्शन में अनुसंधान किया और उसे इस तरह तैयार किया। ये एक ऐसा अनुकरणीय दृष्टांत है हर जैन विद्या के विद्वान के लिए, हर प्राच्य विद्या के विद्वान के लिए, कि दूसरों को ये कहना कि तुम जैन विद्या पढ़ो सरल है, अपने पुत्र को जैन विद्या के लिए अर्पित कर देना बहुत कठिन कार्य है। ये कठिन कार्य इन्होंने किया। उसका फल ये हुआ कि इनका पुत्र अनेकांत भी युवावस्था में ही जैन विद्या को हृदयग्राही ढंग से समझ पाया और उसकी गति अबाध गति जैन विद्या में हो गई। वस्तुतः अपन देखें तो प्राच्य विद्याएं सारी की सारी परंपराओं से चलती थी, पिता से पुत्र के पास आती थी, पिता ही उस विद्या का गुरु हो जाता था। ब्राह्मण विद्याएं जितनी है वो सब इस तरह कुल परंपरा में चली। जैन विद्या इस तरह कुल परंपरा में चल सके, इसका उदाहरण बहुत कम उपलब्ध होता है, लेकिन इनके परिवार में ये उदाहरण प्रस्तुत हुआ। पूरा परिवार ही, इनकी पत्नी भी, इनका दूसरा पुत्र भी, इनकी पुत्री भी, घर में ही एक प्रकार से जैन विद्या का वातावरण पूरे में बना लिया इन्होंने। ये केंद्र में रहे और परिधि में पूरा परिवार जैन विद्या से जुड़ा। ये असाधारण घटना है, मैं इसके लिए इनका अभिनंदन करूंगा। प्रसन्न वदन रहना, हंसमुख रहना, विनोद प्रियता और शास्त्रानुराग, तब भी इनकी प्रकृति में था, आज भी इनकी प्रकृति में है।
भविष्य में भी रहने वाले। इस परिवार के द्वारा जैन विद्या की और जैन विद्या के द्वारा जैन समाज की, जैन समाज के द्वारा भारतवर्ष की और भारतवर्ष के द्वारा मानव मात्र की और मानव मात्र के द्वारा प्राणी मात्र की कल्याण की कामना के साथ मैं इन्हें बहुत बहुत इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए करने के लिए कला संकाय के संस्कृत विभाग में जब मैं वहाँ गया था, उस समय एमए करने के लिए ये भी वहाँ आए हुए थे। एक साथ हम लोगों ने 2 वर्ष अध्ययन किया। वो जो 2 वर्ष का समय था वो संभवतः हम लोगों के संबंध का शिलान्यास का समय था। सन 70 से जो हम लोगों का संबंध स्थापित हुआ वो आज तक निरंतर गाढ़ से गाढ़तर होता जा रहा है। उस समय हमारी कक्षा में प्रायः 80 छात्र थे, जिनमें से 5 छात्रों का हम लोगों का एक वर्ग था जो अध्यापकों और छात्रों में पंचमहाभूत के नाम से जाना जाता था। हम लोग का कक्षा में अध्ययन, कक्षा के बाहर की गतिविधियां, ये सब एक साथ हुआ करती थी। उनमें फूलचंद जी एक थे, दूसरे डॉक्टर कुंज बिहारी पांडे जो इस समय श्री गंगानगर राजस्थान में है, तीसरे थे डॉक्टर श्याम बिहारी द्विवेदी, एक हमारे अभिन्न मित्रों में से थे डॉक्टर देव शर्मा वेदालंकार। ये हम लोगों के बीच की समन्वय की कड़ी थी जो पंच महाभूतों का संचालन किया करती थी। एक मैं भी उसमें एक सदस्य था। संकाय की, विभाग की किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक अथवा औपद्रविक किसी भी गतिविधि में हम लोगों का सम्मिलित होना, किसी एक का सम्मिलित होना ये प्रमाणित कर देता था कि ये पांचों एक साथ अवश्य इस घटना में, इस कार्य में, इस क्रियाकलाप में रहे होंगे। बड़ा सुखद समय था। एक स्नातकोत्तर अध्ययन की जो अवस्था होती है वो कुछ परिपक्व, कुछ अपरिपक्व के मध्य की होती है, और उस समय का जो संबंध होता है, जो विचार होते हैं, वो हृदय में कहीं भीतर तक अपना स्थान बना लेते हैं। वो हम लोगों के संपर्क यद्यपि काल की गति से और समय की बाध्यताओं से उतना मिलना नहीं हो पाता है, परंतु हृदय से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दर्शन और शास्त्र का विद्वान भी व्यावहारिक धरातल पर कितना सजग रहता है। लोग मानते हैं कि दर्शन का विद्वान संसार से अलग होता है, लेकिन फूलचंद जी ये नहीं है। संसार से अलग होने वाले दार्शनिक नहीं है, ये संसार से जुड़कर, संसार को अपने साथ जोड़कर दर्शन की ओर ले जाने वाले विद्वान हैं। विभिन्न सभाओं में इनके जैन दर्शन पर प्रवचन मैंने सुने हैं, और सुनकर ये आश्चर्य होता है कि हम इनके सहपाठी रहे हैं या ये हमारे सहपाठी रहे हैं। ज्ञान और विषय में इतनी परिपक्वता एक अत्यंत वयोवृद्ध विद्वान में जो पाई जाती है वो आज भी इनमें उपलब्ध है, और यही इनका अपने विषय के प्रति समर्पण और अनुराग को व्यक्त करता है। कभी पढ़ते लिखते समय, कभी हंसी मजाक में हम लोग जो पंच महाभूतों में से 3 अलग अलग धर्मावलंबी थे, जहां हम शुद्ध सनातन धर्म के प्रति दृढ़ आस्थावान परिवार से आए थे। फूलचंद जी दृढ़ जैन धर्मावलंबी थे, और डॉक्टर देव शर्मा वेदालंकार अत्यंत दृढ़ कट्टर आर्य समाजी सिद्धांत के थे। और एक बार की घटना है कि हम लोग ऐसे बैठे हुए अपने अपने धर्म को महत्व देते हुए किसी विवाद में उलझ गए थे, और उस समय फूलचंद जी ने ही ये कहा था कि देखो भाई, अगर साथ रहना है तो ये निश्चय कर लो कि कभी किसी दूसरे के धर्म के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा हम लोग आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं करेंगे। और संभवतः वही एक ऐसी सूक्ति थी
जो हमारे संबंध को, हम लोगों के संबंध को आज तक सर्वथा दृढ़ बनाए हुए थी और है। हम लोगों ने बड़ा एक लंबा समय अत्यंत सुखद बिताया है और ये उनके व्यक्तित्व की ही विशेषता है। इनके जरिए कला संबंधी जो ज्ञान था जैन मूर्तियों के बारे में, यह और मुझे मालूम हुआ कि जबलपुर से एक पुस्तक छपी है, तो उनसे बहुत बातें हुई और जो उनके भाषण सुने। उसके अलावा संस्कृत नाटक होते थे, उसमें उनकी पुत्र भाग लेते थे और उनकी पत्नी भी कभी कभी अच्छा भाषण देती थी। तो इससे पूरे परिवार से ही परिचय हो गया और बहुत ही मृदुभाषी अच्छे व्यक्ति हैं और किसी तरह का दुर्भाव या कोई ऐसी धर्म के प्रति कट्टरता ऐसी बात नहीं है। हर एक प्रश्न को ठीक से समझते हैं, उसका उत्तर देते हैं। वो अब तो एक तरह से बड़ी अंतरंगता प्रतीत होती है, यद्यपि उनके जीवन के बारे में मेरा बहुत गहरा परिचय नहीं है, मगर एक व्यक्ति जब मिलता है तो अपना सा लगता है। मैं समझता हूँ फूलचंद जैन अच्छे विद्वान हैं। उनकी जो भाषण मैंने सुने उससे ज्ञात होता है और दूसरे बहुत ही सरल स्वभाव, मृदु स्वभाव है। पंडित फूलचंद जी जैन के साथ रहने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि यह है कि मैं उनके प्रथम दर्शन से, मुझे याद नहीं कितने वर्ष हो गए, एक आत्मिक संतोष, ज्ञान, समवाय, पांडित्य, दर्शन, सबके आभा को अपने पास आते हुए देखता हूँ। ये शब्दों का खेल नहीं है, विचारों का खेल नहीं है, ये अनुभूति है। ऐसा स्वयं में अनुभव होता है कि एक अच्छे से व्यक्ति के हम सम्मुख आए। जैसे मान लीजिए कि एक दीपक जल रहा है, नीरव है, वो बोलता नहीं है, लेकिन उसको देख करके उससे प्रकाश पाके हम उल्लसित होते हैं। तो यदि आप मुझसे पूछें कि इसका क्या तर्क है, क्यों मैं ऐसा कहता हूँ, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ और एक आंतरिक श्रद्धा से अनुभव करता हूँ। उनके स्वरूप में, उनकी चाल ढाल में, उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में, उनका विस्तृत विश्व के प्रति उदार चेतना में, निश्चलता में, कितने विशेषण में बताऊं, एक अद्भुत कांति दिखाई पड़ती है। भाई फूलचंद जी जैन एक प्रकार से हमारी बिरादरी के व्यक्ति हैं, हमारी बिरादरी के व्यक्ति हैं, क्योंकि इनकी समान रूप से रुचि, क्या कहना चाहिए, बल्कि अभिरुचि, कला, साहित्य, संगीत इत्यादि में है। भारत कला भवन की बहुत सी वस्तुओं पर इन्होंने बड़े सारगर्भित लेख लिखे। वे हमारे भारतीय संस्कृति के एक बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रोफेसर फूलचंद जैन जी को मैं पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ, लेकिन इससे पहले भी मुझे मालूम था कि वे मैत्री भवन के कार्यकलापों से गहराई से जुड़े थे। उनके साथ मेरा जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि जैन धर्म दर्शन के मूर्धन्य विद्वान तो हैं ही, साथ ही साथ वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जैन धर्म दर्शन को जीते हैं। किसी भी व्यक्ति की महानता उसकी नम्रता में
परिलक्षित होती है। और प्रोफेसर फूलचंद जैन जी को मैं अत्यंत विनम्र पाता हूँ। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं, विद्वता के साथ बोलते हैं। जहाँ तक मैत्री भवन का संबंध है, सर्वधर्म समभाव के प्रति उनका अटूट विश्वास है। प्रोफेसर फूलचंद जैन जैसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने विश्वास को जीते हैं, जो अपने धर्म दर्शन को यथार्थ में परिणत करने में विश्वास रखते हैं। फूलचंद जैन प्रेमी जो बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन दर्शन के विभागाध्यक्ष हैं, उनका मेरा बहुत पुराना संबंध है। जब हम लोग पढ़ते थे तब भी साथ में थे, और विशेषकर कटनी के जो महाविद्यालय था वहाँ पे हम लोग साथ रहे। एक ही गुरु आदरणीय पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री के शिष्यों में से हम लोग हैं। प्रोफेसर फूलचंद जैन ने जैन दर्शन के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत इन भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया है। आपका शोध प्रबंध तो प्राकृत भाषा के मूलाचार पर है, जिसने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है, जो प्रकाशित भी है। इसी तरीके से आपने अपने अध्यापक जीवन में कई विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, उनको शिक्षा प्रदान की। साथ ही साथ आप विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भी सहभागिता करते रहते हैं, और विशेषकर जैन समाज के अतिरिक्त जो अजैनों का जैन विद्या के प्रति अनुराग है, ऐसे विद्वानों के साथ भी आपका संपर्क रहा है, और आपने उनके साथ उनको प्रेरणा देकर कई संगोष्ठियाँ की हैं। उनके अंदर ज्ञान प्राप्ति की एक जिज्ञासा बहुत बलवती रही, और सरलता से सरल जीवन था इनका, सरल जीवन रहा। और जैन दर्शन के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व है उनका। एक बहुत बड़ी बात मेरे मन में जमी कि ये परिवार जैन धर्म से हटकर के अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि जैन दर्शन के प्रति समर्पित होने से ये एक मील का पत्थर जैसा काम कर रहा है जैन दर्शन के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। प्रेमी जी वेद शास्त्र गुरु के परम भक्त हैं। वेद शास्त्र गुरु की सेवा करने में संलग्न रहते हैं, और प्रेमी जी ने आदंत की माता जी ने कई पुस्तकों का संपादन किया। सरस्वती की सेवा बहुत ही उत्तम कोट की है, और अनेक उच्च कोटि के लेखन कार्य देखने में आए हैं। पंडित महेंद्र कुमार न्यायाचार्य स्मृति ग्रंथ के संपादन के समय हमारा उनसे विशेष रूप से संपर्क रहा, और कई और ज्ञान सागर श्री 108 श्री उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संपर्क में हम लोग कई बार उनसे मिले, और ग्रंथ का संपादन उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से किया। 13-14 साल रहे हमारे मकान में। बहुत अच्छा इनका व्यवहार था, बेटों की तरह था। वो हमको माँ बाप की तरह मानते थे। उनसे बहुत अच्छा हम लोग रहे, जितने साल रहे। अब भी हम हमेशा आते हैं हमको मिलने देखने के लिए। जैन साहब एक बहुत शरीफ आदमी है। हमारे कोई थे नहीं, जैसे ये थे। बस इतना बोलूँ मैं तो, और आप बोलो, आप बोलो। जैन साहब एक बहुत शरीफ आदमी है, एक बड़े एजुकेशनिस्ट हैं यहाँ के। हमारे साथ उनके संबंध बहुत सुंदर रहे, बहुत अच्छे रहे, बड़े प्रेम पूर्वक रहे। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं।
पुष्पा जी भी बहुत उसके 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, भी हमको बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे सारे हैं। हम चले भी गए हैं तब भी हमको वैसे ही मानते हैं, तो हम भी उसको उसी तरह मानते। लेकिन अब हम चल फिर नहीं सकते, जा नहीं सकते, लेकिन वो आ जाते हैं हमको देखने के लिए, बस बहुत अच्छा है। जैन साहब और पुष्पा जी वो भी एक वेरी हाईली एजुकेटेड स्त्री है, हाईली एजुकेटेड स्त्री है और बड़े सुंदर स्वभाव की है। उनके साथ जितने दिन वो रहे हैं बहुत अच्छे दोस्ताना, बिल्कुल परिवार की तरह रहे हैं। सैकड़ों आदमियों में एक आधा आदमी है वो मिले हमें, या फिर फुलचंद हमें मिले हैं, अच्छे है भैया, खूब अच्छे है बेटा, खूब अच्छे है पापा तुम्हारे। 60 से हम यहाँ पर काम करते हैं और 60 से मतलब ये बहुत पुराने लड़के हरहरदास जी के और सुदर्शन लाल जी और ये प्रेमी जी, फूलचंद जी और सुरेश चंद जी, ये सब लड़के यहाँ पर सब लोग ये पढ़ते रहे। पहले नाटक भी करते रहे, मदागिन में हम लोग सब आदमी गए थे। तो वहाँ पर एक बोले थे लोग कि जब राम ने खटिया खड़ी कर दो वो जन्म और बहुआ बिनत गौ। हम लोग यहाँ खाना बनाते रहे, सब लड़कों को खिलाते रहे। 60-65 लड़के उस समय थे। हाँ, कबड्डी में भी ये लोग बहुत तेज थे। सबसे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से, संस्कृत यूनिवर्सिटी से सबसे आगे 1 नंबर में आते रहे सब विद्यालय के लिए। अब पढ़ने में भी सबसे फर्स्ट नंबर ये लोग थे। होली के यहाँ पर हौदी बनी थी, सब लड़के यहाँ पर बहुत होली में सब लोग डुबाते रहे, सब लोग के मतलब हौदी में सबको रंग पूछते रहे। बहुत तेज खेलते रहे लोग। यहाँ के होली जैसे लड़के निकलते रहे तो मालूम होता जैसे फौज जाती है। तो संस्कार समझ के, अच्छा समझ के, लड़के को विद्वान समझ के संबंध किया। गरीबी अमीरी से कुछ नहीं देखा हमने, इस तरीके से संबंध हुआ। जब वे 11वीं पढ़ती थी तब उनकी शादी तय कर दी थी। लाला जी PhD करते थे। इसके बाद में हमने कहा लाला जी से कि वो और पढ़ना चाहती हैं, तो बोले कि हाँ पढ़ाएंगे। इसके बाद में उन्होंने BA यहीं किया हमारे यहाँ, और MA आगे लाला जी ने वहीं से करवाया बनारस से। B.Ed भी किया उनने। और जी लाला जी के संस्कार थे कि जो उनने उनको इतना पढ़ाया लिखाया हैं, और बहुत अच्छी आज लाला जी बहुत अच्छी पद पे पहुंच गए हैं। और मुन्नी सब जगह बहुत अच्छी, सब लोग जानने लगे हैं उनके लिए भी। और अब बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि इतना उनने पढ़ लिख लिया हैं, और हर जगह जानी जाती हैं, हर लोग उनको बुलाते हैं, हर जगह सब जगह जाते हैं, लाला जी भी जाते हैं। आशीर्वाद है बिल्कुल सदा यही तरीक़ा से उनकी फूलों जैसी बगिया महकती रहे, हमारा यही आशीर्वाद है। और हमारी जो उम्र है वो लगे उनको। हम बोल रहे आशीर्वाद दे दो कि आशीर्वाद है, सुख शांति से अपने जीवन उद्धार करें, फले फूले। देश का, प्रांत का, शहर का, गांव का आज दलपत पर कौन जानता है, मगर आज उनकी वजह से बहुत से आदमी दलपत पर को भी जानने लगे कि हाँ दलपतपुरी कोई गांव है जहाँ का एक छोटा सा बच्चा आज इतनी ऊंची पड़ी पर है। तो इसलिए हम तो उसको बहुत ही अच्छा समझते हैं। हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं कि हमारे घर कुटुंब का एक अच्छा पौधा इतना बड़ा पेड़ बन करके लहला रहा है। अब उनके जरिए इतना गौरव लगत है अब इस समय पे कि हमारा भैया सब उनकी कुटुंब की ख्याति हो गई। आओ आशीर्वाद है, हमारा उनकी तरफ से आशीर्वाद है। ज्ञान यज्ञ या आत्मिक यज्ञ की सफलता का प्रतिपादन करते थे। इस दृष्टि से इन संदर्भों का श्रवण संस्कृति की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए काफी महत्व रखता है। कहा गया है कि जो देहधारी आत्माएं हैं, जिन्होंने आत्मा को देह से ढका है, आ जाती है कि यद्यपि ठीक है सभी विद्वान अपने अपने ढंग से इन सब की व्याख्याएं कर सकते हैं, किंतु भारतवर्ष नामकरण के उल्लेख प्रचलित थी, उनका भी ज्ञान हुआ और जानकारी प्राप्त हुई।
किंतु बाद में इन्हें निंदित कर दिया गया। तो इससे लगता है कि ऐसा मतलब कि उनके विषय में उनके मन में ये आ गया था कि ये तो एक आध्यात्मिक संस्कृति के हैं, निवृत्ति प्रधान संस्कृति के हैं, इसलिए इनकी उतनी विशेष ध्यान नहीं रखना है, इनकी उपेक्षा करना है।